आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरब मुल्कों ने फिलिस्तीन के साथ कर दी बड़ी गद्दारी। अमेरिका के गजा कब्जाने के प्लान पर पेश की हिमायत। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। ओवैसी ने वजीर आला योगी को लिया आड़े हाथों। बरेली में हुए बवाल पर नया अपडेट आया। IMC जिला सदर समेत 31 गिरफ्तार हुए। बरेली में पुलिस कार्रवाई पर अबू आसिम का सख्त रद्द अमल। कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तराखंड में खत्म हो जाएगा मदरसा बोर्ड। अगले साल 2026 से पूरी तरह खत्म होगा बोर्ड। दत्तात स्टोरी पर शुरू हुआ विवाद। मुस्लिम बिरादरी ने लगाए संगीन इल्जाम। इलेक्शन कमीशन आज जारी करेगा नई वोटर लिस्ट। परेशानी के लिए सीधे अपने BLO से राब्ता करें। वजीर आजम ने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया। मरकजी हुकूमत पर खूब बरसे राहुल गांधी। बीजेपी लीडर विजय कुमार मल्होत्रा नहीं रहे। 94 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। विजय मल्होत्रा के इंतकाल पर बोले MP प्रवीण खंडेलवाल, मल्होत्रा जी दिल्ली के सच्चे दोस्त और ताजिरों के मसीहा थे। वजीर आला धामी ने दी पेपर लीक की CBI जांच की इजाजत। हरिद्वार MP त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर जश्न का माहौल। राजस्थान में खाली ओहदे के मामलों को लेकर टंकी पर चढ़ा शख्स। पानी की टंकी पर चढ़कर मजबूत हैदर ने किया एहतजाज। अमेरिकी टैरिफ की मार से इंडियन इकोनॉमी बदहाल। दूसरी तिमाही में छलांग लगाती इकोनॉमी की रफ्तार पड़ी सुस्त। अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद, मोबाइल नेटवर्क्स भी ठप। तालिबान हुकूमत ने किया हैरान करने वाला फैसला। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। नाम निहाद अरब और इस्लामी देशों ने इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेकते हुए आखिरकार फिलिस्तीन का सौदा कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के जरिए 20 पॉइंट्स का गजा सीज फायर प्लान पेश किया गया, जो कि पूरी तरह फिलिस्तीनियों के खिलाफ है। इस सीज फायर प्लान को नेतन्याहू ने अपनी शर्तों के मुताबिक ढालकर फौरन कबूल भी कर लिया। यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि अरब और इस्लामी देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर ये ऐलान किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के नए सीज फायर प्लान से पूरी तरह खुश हैं। इजराइल के हिसाब से तैयार हुए इस प्रपोजल पर अरब इस्लामी देशों की रजामंदी ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि फिलिस्तीनियों के खून से इन अरब देशों के हाथ भी बराबर रंगे हैं। गजा सीज फायर से जुड़े प्रपोजल को लेकर बड़ी हैरानकुन बात ये देखने को मिली कि एक पार्टी हमास जिससे डील होनी है उससे प्रपोजल की मालूमात ही बहुत देर में हुई। अमेरिका ने प्लान पेश किया, नेतन्याहू ने फौरन प्लान कबूल कर लिया और अरब इस्लामी देशों ने ट्रंप के प्लान का वेलकम भी कर दिया। इस बीच जिससे डील होनी है उस हमास को तो ड्राफ्ट बहुत देर में पहुंचा। इन बातों का सीधा मतलब ये है कि जंग के मैदान में हमास से न जीत सके तो अब डिप्लोमेसी का खेल खेल कर फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हालिया दिनों पहले जो फिलिस्तीन को आजाद देश का दर्जा देने का खेल हो रहा था वो बस एक ड्रामा था जो खत्म हो गया है। मिडल ईस्ट में असल खेल तो इसराइल अमेरिका खेल रहे हैं। अल मयादीन की खबर के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि गजा पट्टी के समझौते के लिए ट्रंप की योजना को शक्ल देने में इसराइल ने अहम किरदार अदा किया। नामालूम अफसरों के मुताबिक इसराइल ने मसौदे में कई तब्दीलियों पर जोर दिया जिन्हें आखिरकार अरब देशों के सामने पेश किए गए आखिरी वर्जन में शामिल किया गया। इस मंसूबे में फौरी जंगबंदी और मंजूरी के 72 घंटे के अंदर तमाम बंदियों की रिहाई की शर्त रखी गई है। इसके बदले इसराइल उम्र कैद की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनियों और 7 अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार किए गए 1700 से ज्यादा दीगर अफराद को रिहा करेगा। इसमें आगे ये भी शर्त रखी गई है कि समझौते को लागू करने के लिए हवाई और तोपखाना बमबारी समेत तमाम इजरायली फौजी हमलों को रोक दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका अरब और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक टेम्परेरी फोर्स तैयार करेगा जिसे फौरन गजा में तैनात किया जाएगा। इन तमाम बातों की एक बड़ी लिस्ट है जो कि फिलिस्तीनी सरजमी के एतबार से नाकाबिल कबूल है। जैसा कि हमेशा से होता आया है अभी भी वही हुआ। इसराइल अमेरिका ने खुद के मंसूबों के हिसाब से गजा सीज फायर प्रपोजल तैयार किया और खुद ही उसे पास कर दिया और दुनिया के सामने गेंद हमास के पाले में डालने का ढकोसला कर दिया, जिससे ऐसा जाहिर हो कि हमास डील ही नहीं करना चाहता। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि बीते दिनों इसराइल की कतर पर बमबारी को लेकर जो अरब ममालिक एक सुर में इसराइल के जुल्मों की दुहाई देते हुए उसकी मजम्मत कर रहे थे, अब वही अरब ममालिक अमेरिका के सुर में सुर मिला रहे हैं। अल मयादीन की खबर के मुताबिक 8 अरब और मुसलमान मुल्क जिनमें इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं, उन्होंने एक जॉइंट बयान जारी कर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए गजा प्लान का इस्तकबाल किया। इन देशों ने कहा कि वो अमेरिकी सदर के किरदार और गजा में जंग को खत्म करने के उनके ईमानदार एफर्ट्स का इस्तकबाल करते हैं और साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो समझौते को आखिरी शक्ल देने और
और इसके अमल को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। अमेरिका इजराइल मिलकर जहां हमास को खत्म करने के नाम पर पूरे फिलिस्तीन को कब्जा लेने का प्लान बना रहे हैं, वहां एक मॉडर्न रिवेरा कायम करना चाहते हैं। ऐसे में अरब देशों ने इजराइल अमेरिका को सपोर्ट पेश करके फिलिस्तीनियों की पीठ में खंजर घोंपा है। अरब देशों को फिलिस्तीन से कोई गरज नहीं है, उन्हें दुश्मनी है तो सिर्फ ईरान और उसके दीगर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप से। अरब देशों को लगता है कि अमेरिका की ताकत का जोर दिखाकर वो ईरान और पूरे रेजिस्टेंस को दबा देंगे, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि अमेरिका इजराइल अरब इस्लामी देशों को अपने मोहरे और प्यादे बनाकर ईरान और पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल हमास को कतर और इजिप्ट की जानिब से बहुत देरी से अमेरिका का सीज फायर प्लान मिला है, जिसे वो रिव्यू कर रहा है। उसने कहा है कि वो डील को लेकर हर मुमकिन पॉजिटिव रद्द अमल का इजहार करेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि फिलिस्तीन मुखालिफ शर्तों पर हमास कभी डील नहीं करेगा। अब देखना ये होगा कि हमास की तरफ से डील रद्द कर देने की सूरत में अमेरिका, इजराइल और तमाम अरब देश क्या कदम उठाएंगे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर जमकर बोला। उन्होंने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के यशोलक्ष्मी मैदान में एक बड़े जलसे आम का एहतमाम किया। इस दौरान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर जमकर सवाल खड़े किए गए। इस जलसे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, रियासती सदर इम्तियाज जलील और कई खास लीडर मौजूद थे। कोल्हापुर जिला सदर इमरान संधी ने तमाम खास वाम का इस्तकबाल किया। आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग भी शामिल हुए। AIMIM चीफ ओवैसी ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि फतेहपुर में दरगाह पर हमले के दौरान वो चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम के पोस्टर पर फौरन कार्रवाई की गई। उन्होंने वक्फ कानून हटाने के लिए मोदी हुकूमत की मुखालिफत की और कहा कि मुस्लिम बिरादरी अपनी मस्जिदें नहीं छोड़ेंगी। ओवैसी ने जोर देकर कहा, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बरेली में हुए बवाल पर नया अपडेट आया है। रात 12:30 बजे मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हो गई। देर रात डॉक्टर नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। IMC जिला सदर सादिक समेत 31 गिरफ्तार किए गए हैं। IMC दफ्तर पर भी ताला लग गया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी और शहर में हुए बवाल के मुलजिम डॉक्टर नफीस की नोवेल्टी वाके मार्केट को नगर निगम ने सील कर दिया। इसमें 74 दुकानें हैं। इसी मार्केट में IMC का दफ्तर भी चल रहा था, उस पर भी नगर निगम ने ताला लगा दिया है। इल्जाम ये है कि नाले पर कब्जा करके ये मार्केट बनाई गई है। देर रात नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं रात 12:45 बजे इंटरनेट सेवा बहाल हो गई। IMC के साबिक जिला सदर और तौकीर के सिपहसालार नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दंगे की तशखीस के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील की गई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के चीफ अबू आसिम आजमी ने बरेली में हुए एक्शन पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और पुलिस इंतजामिया को लोगों को ऐसे मारना नहीं चाहिए था। इसकी जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता था। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सरबराह और MLA अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर आई लव मोहम्मद तनाज़े को लेकर तीखा हमला बोला है। अबू आसिम ने कहा कि बरेली में बिना इंतजामिया इजाजत के ऐसा मुजाहिरा नहीं होना चाहिए था और रियासत में अमन व अमान की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अबू आसिम आजमी ने कहा, मेरा मानना है कि आई लव मोहम्मद का मुद्दा ईद मिलाद उन नबी से शुरू हुआ, जब लोगों ने ये नारा लगाया और उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन बिना इजाजत के सड़कों पर उतरना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ कोई अमन व अमान बाकी नहीं है। जलगांव जिले के मुख्तलिफ तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और समाजी कारकुनों ने जिला कलेक्टर के जरिए भारत के सदर को एक मोमेरेंडम पेश किया है। मोमेरेंडम में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ में आई लव मोहम्मद मुहिम के दौरान मुस्लिम भाइयों पर नाइंसाफी की बुनियाद पर लाठीचार्ज किया गया, इसलिए इस वाकये की CBI से तहकीकात कराई जाए और मौलाना तौकीर रजा को फौरन रिहा किया जाए। दोस्तों, आज हम जलगांव कलेक्टर ऑफिस में इस वक्त तमाम ही अलग अलग संगठनों के जिम्मेदार, अलग अलग जमातों और मस्जिदों के ट्रस्टी यहाँ पर आए हैं और आज हमने कलेक्टर महोदय साहब को एक मेमोरेंडम दिया। जुमा के दिन हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब बाकायदा आई लव मोहम्मद जुलूस को बहुत ही इत्मीनान के साथ में वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और सरकार को अपनी भावना पुरअमन तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ थोड़ा सा शरारती अनासिर ने, शरारती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ दिया। और हमारे आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के ज़रिए से माननीय राष्ट्रपति महामुहिम को हमारी भावनाएं पहुँचाने की रिक्वेस्ट की है कि अभी फ़िलहाल जो बरेली शरीफ के अंदर
जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरियत का सबूत दिया, जिस तरीके से पुलिस ने निष्पाप लोगों पर लाठीचार्ज किया। उत्तराखंड हुकूमत ने एक बिल पास किया था जिसके तहत उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। अगले साल 2026 में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड हुकूमत ने एक बिल पास किया था जिसके तहत उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में काम करना बंद कर देगा। इसके बाद उन तमाम मदरसों की मान्यता रद्द हो जाएगी जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तहत दर्ज थे। अब इन मदरसों को उत्तराखंड तालीमी बोर्ड में अपने आप को दर्ज कराना होगा। इसके लिए तालीमी बोर्ड के जो उसूल व ज़ाब्ते हैं उनका पालन करना जरूरी होगा, तभी उनको मान्यता मिल पाएगी। फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम समाज का कहना है कि दीगर प्रोपेगेंडा फिल्मों की तरह ये फिल्म भी मुस्लिम कौम और उनकी तारीखी विरासत ताजमहल को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। कश्मीर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स और बंगाल फाइल्स के बाद अब द ताज स्टोरी नाम से एक नई फिल्म आ रही है। इस फिल्म पर जबरदस्त ऐतराज और विवाद सामने आया है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस फिल्म के जरिए ताजमहल को एक शिव मंदिर बताने की कोशिश की गई है। ये फिल्म अगले महीने 31 अक्टूबर को मुल्क भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। असल में हिंदूवादी तंजीमों की तरफ से ताजमहल को शिव मंदिर करार देने का दावा बार बार किया जाता रहा है। यहाँ तक कि कई बार ताजमहल के अंदर मौजूदा मजार पर गंगा जल डालने की भी कोशिश की गई। अब एक बार फिर ताज स्टोरी के बहाने ये विवाद जोर पकड़ चुका है। बिहार में असेंबली चुनाव की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही है। इस सिलसिले में आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल पूरा होने के बाद नए वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि इसके साथ ही वोटर लिस्ट में सुधार, नए नाम जोड़ने और एतराजात का रस्मी अमल पूरा हो जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि ये अमल जारी रहेगा और इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने तक वोटर अपने नाम और तफसील में सुधार कर सकते हैं। नए वोटर लिस्ट सिर्फ एक दस्तावेजी काम नहीं है। इस लिस्ट के जरिए से हर वोटर इसको यकीनी बना सकता है कि उसका नाम सही तफसील के साथ शामिल है या नहीं। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने बीते महीनों में नाम दर्ज कराने, सुधार करने या गलतियों की शिकायत की। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पूरा होने के बाद ये लिस्ट सामने आई है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने लोगों को एतराजात दर्ज कराने, नाम जुड़वाने और गलतियों को सही करने का मौका दिया था। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लद्दाख में हुए हिंसा को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। एक साबिक फौजी के मारे जाने का हवाला देते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मरकज के तहत आने वाले सूबे के लोगों के साथ धोखा किया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वजीर आजम को हिंसा और डर की सियासत बंद करके डायलॉग करना चाहिए। हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बीते 24 सितंबर को हुए झड़प में कारगिल जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजी त्सावांग थारचिन की भी मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने एक्स पर थारचिन के वालिद का वीडियो शेयर किया। उन्होंने पोस्ट किया, पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में वतन परस्ती बसी है। फिर भी बीजेपी हुकूमत ने मुल्क के इस बहादुर बेटे को गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि वे लद्दाख और अपने हक के लिए खड़ा था। उन्होंने कहा कि पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? बीजेपी लीडर और दिल्ली बीजेपी के पहले सदर विजय कुमार मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनका ताउन सियासत, तालीम और खेल के शोबों में अहम माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, नेता एवं दिल्ली बीजेपी के पहले सदर प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का 94 की उम्र में इंतकाल हो गया। दिल्ली के एम्स में वे लंबे वक्त से भर्ती थे। कल ही पीएम ने प्रोफेसर मल्होत्रा का जिक्र किया था, जो उनके सियासी ताउन और सामाजिक खिदमात को सम्मान देने जैसा था। उनका निधन भारतीय सियासत और दिल्ली बीजेपी के लिए एक नुकसान माना जा रहा है। विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर, पंजाब में हुआ था। वह कविराज खजानचंद के 7 बच्चों में चौथे थे। मल्होत्रा भारतीय सियासत और खेल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी शोहरत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दिल्ली प्रदेश जनता संघ का सदर 1972 से 1975 और 2 बार दिल्ली बीजेपी के सदर 1977 से 80 और 1980 से 84 के तौर पर काम किया। बीजेपी के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा के इंतकाल पर चांदनी चौक से एमपी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उनका इंतकाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के लिए एक बड़ा नुकसान है। मल्होत्रा साहब ने दिल्ली में जदीद तरक्की की मजबूत नींव रखी और राजधानी को तरक्की की नई राह दिखाई। अब सुनिए और क्या कहा प्रवीण खंडेलवाल ने। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन पर मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आदरणीय मल्होत्रा जी सही अर्थों में दिल्ली के पहले विकास पुरुष थे, जिन्होंने आधुनिक दिल्ली की नींव रखी थी, एक मुख्य कार्यकारी पार्षद के रूप में।
दिल्ली के व्यापारियों के साथ उनका अपना अलग स्नेह था और जब भी हमें व्यापारियों की समस्याएं सामने आती थी, हम सदैव आदरणीय मल्होत्रा जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व प्राप्त करते थे। पेपर लीक मामले में जैसे ही उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की इजाजत दी, वैसे ही साबिक वजीर आला और हरिद्वार एमपी त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। त्रिवेंद्र रावत ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि हुकूमत ने उनकी बात को माना है, इसके लिए उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड में पेपर लीक और बेरोजगार नौजवानों के एहतिजाज के मामले में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की धामी हुकूमत ने तकरीबन 8 दिन से धरने पर बैठे बेरोजगार नौजवानों की तंजीम के सामने हार मानते हुए सीबीआई जांच की इजाजत दे दी है, दूसरी तरफ वजीर आला पुष्कर सिंह धामी के जरिए जैसे ही सीबीआई जांच की मंजूरी दी गई, ठीक उसी वक्त साबिक वजीर आला त्रिवेंद्र रावत के घर ढोल बाजे बजने लगे। राजस्थान के जिला अलवर में एक नौजवान तालीम याफ्ता बेरोजगारों के मसाइल को लेकर राजस्थान हुकूमत में खाली पड़े ओहदे की भर्ती के लिए पिछले 4 महीनों से अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर अलवर से पुरअमन एहतजाज की इजाजत मांग रहा था। इजाजत ना मिलने से परेशान होकर वो पानी की टंकी पर चढ़ने पर मजबूर हो गया। 31 साला हैदर अली जो यूपीएससी की तैयारी छोड़कर समाजी और तालीम याफ्ता बेरोजगारों के मसाइल को लेकर सूचना का हक कानून 2005 के तहत राजस्थान हुकूमत के अलग अलग विभागों से मालूमात हासिल कर रहा था। उसने तालीम, पुलिस, ज़राअत, रोडवेज, वन, महसूल वगैरह विभागों में खाली पड़े लाखों ओहदों की भर्ती के लिए भगत सिंह सर्कल के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़कर एहतजाज शुरू कर दिया। हैदर अली का मुतालबा है कि दीगर विभागों में खाली पड़े लाखों ओहदों को फौरन भरा जाए। हैदर अली की टंकी पर चढ़ने की खबर मिलते ही अलवर पुलिस और इंतजामिया के होश उड़ गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर, पुलिस एरिया ऑफिसर, तहसीलदार वगैरह ने हुकूमत तक उसकी बात पहुंचाने की यकीन दहानी देकर हैदर अली को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के दुर्गा पंडाल पहुंची, जहां उन्होंने भगवती मां दुर्गा के दर्शन किए। मां के अलौकिक रूप को देखकर सर झुकाकर सलाम किया। वहीं मां की भक्ति में लीन होकर सीएम रेखा गुप्ता ने पंडाल में आए हुए भक्तों के साथ झूमकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देखिए 9 दिन मां के और पूरे देश में उत्सव का माहौल, हर व्यक्ति मां की आराधना में लगा है और मां भी झोली भरने देने के मन से यहाँ आई है। तो मुझे लगता है कि इतनी सुंदर दिल्ली सजी है और दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि हर दुर्गा पूजा समिति को अपनी ओर से सारी सुविधाएं दी जाएं। अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तानी सामानों पर लगाए गए भारी भरकम 50% हाई टैरिफ की वजह से दूसरी तिमाही में छलांग लगाती इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। हिंदुस्तानी इकोनॉमी पर अमेरिकी हाई टैरिफ का जबरदस्त असर पड़ा है। इस वजह से मुल्क की मुआशियाती रफ्तार सुस्त पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में शानदार 7.8% की तेजी के बावजूद चालू सालाना माली साल के दौरान हिंदुस्तानी इकोनॉमी करीब 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तानी सामानों पर लगाए गए 50% के भारी भरकम हाई टैरिफ की वजह से दूसरी तिमाही में छलांग लगाती इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। एडीबी ने 2025 और 2026 के लिए भारत की तरक्की की शरह 6.5% रहने का अंदाजा जताया है। इस साल और अगले साल के लिए एडीबी ने एशिया और पैसिफिक इलाके की डेवलपिंग मुआशियात की तरक्की की शरह को 0.1% से 0.2% तक घटा दिया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।